हेलो गाइस, वेलकम टू लर्नर्स लॉकर। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं 5 तरह की रिट्स जो कि सुप्रीम कोर्ट और अदर कोर्ट्स हमारे फंडामेंटल राइट्स को रिस्टोर करने के लिए इशू करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पे बहुत सा ऐसा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है जो कि इंपॉर्टेंट रहता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए बिना टाइम गवाए आज के टॉपिक पे चलते हैं जो कि है रिट्स। तो अपनी पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देता है कि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को रिस्टोर करने के लिए रिट्स इशू कर सकता है। अब ये रिट्स क्या है? तो देखिए, रिट्स का हिंदी में मीनिंग होता है प्रादेश और आदेश। तो बेसिकली रिट्स क्या है? ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो कि कोर्ट द्वारा इशू किया जाता है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए, जो रिट्स का कॉन्सेप्ट है ये हमने बोरो किया था इंग्लिश लॉ से, मींस ब्रिटिश लॉ से। अब वहां पे इस चीज को क्या बोला जाता है? प्रेरोगेटिव रिट्स। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। देन अब जिन लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है उन लोगों को ये पता होगा कि इनिशियली हमारे पास 3 मेजर कोर्ट्स थे। कौन कौन से? कैलकाता हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट एंड मद्रास हाई कोर्ट। तो 1950 से पहले इन 3 हाई कोर्ट्स के पास ही ये पावर्स थी कि वो रिट्स इशू कर सकते हैं। चलिए अब हम देखेंगे कि रिट्स इशू कौन कौन कर सकता है। तो ये चीज हमने अपनी पिछली वीडियो में भी कवर की थी, दोबारा से इसको एक बार देख लेते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को ये पावर मिलती है आर्टिकल 32 से, मींस हमारा जो संविधान है वो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर करता है कि वो रिट्स इशू कर सकता है। देन हाई कोर्ट्स को ये पावर मिलती है आर्टिकल 226 से। देन अंडर आर्टिकल 32 पार्लियामेंट को ये पावर है कि वो किसी भी कोर्ट को एम्पावर कर सकता है कि इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स वो ऑल टाइप्स ऑफ रिट्स, ऑर्डर्स एंड डायरेक्शंस इशू कर सकते हैं इन ऑर्डर टू रिस्टोर दैट पर्सन्स फंडामेंटल राइट्स। तो ये चीज भी आपको समझ आ ही गई होगी। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि रिट्स तो सुप्रीम कोर्ट भी इशू कर रहा है एंड रिट्स तो हाई कोर्ट भी इशू कर रहा है, तो इन दोनों की रिट ज्यूरिसडिक्शन में डिफरेंस क्या है? तो वो देखते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को ये पावर मिलती है आर्टिकल 32 से, जबकि हाई कोर्ट को ये पावर मिलती है आर्टिकल 226 से। देन सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू कर सकता है ओनली इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मींस अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हैं तो उनको रिस्टोर करने में या फिर उनको एनफोर्स करने में सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू कर सकता है। बट हाई कोर्ट के केस में ऐसा नहीं है। वो ना केवल आपके फंडामेंटल राइट्स को रिस्टोर करने के लिए बल्कि अदर पर्पसेस के लिए भी रिट्स को इशू कर सकता है। तो ये चीज आपको क्लियर होगी। द नेक्स्ट इज सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन एरिया क्या है? होल टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट जो रिट्स इशू करता है वो कर सकता है अगेंस्ट पर्सन और गवर्नमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मींस उसका जो एरिया ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है उसके अंदर वो कहीं पे भी किसी भी पर्सन के अगेंस्ट या गवर्नमेंट के अगेंस्ट वो रिट्स इशू कर सकता है। जबकि हाई कोर्ट्स रिट्स इशू कर सकते हैं अगेंस्ट पर्सन, गवर्नमेंट और अदर अथॉरिटी जो कि कहाँ पे है? उनके टेरिटरी ऑफ ज्यूरिसडिक्शन के अंदर। मींस कि अगर हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट है, अगर उसको रिट्स इशू करनी है तो वो सिर्फ हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री के अंदर ही कर सकता है। मींस कोई अगर पर्सन केरला से बिलोंग कर रहा है तो उसके फंडामेंटल राइट्स को रिस्टोर करने के लिए एचपी का हाई कोर्ट रिट्स इशू नहीं कर सकता। तो ये चीज भी आपको क्लियर होगी। देन नेक्स्ट इज सुप्रीम कोर्ट अपनी रिट ज्यूरिसडिक्शन को एक्सरसाइज करने से मना नहीं कर सकता, उसको करना ही पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि आर्टिकल 32 जो है वो हमारा क्या है? एक फंडामेंटल राइट, जो कि हमने पिछली वीडियो में अपने देखा ही था। वहीं हाई कोर्ट अपनी रिट ज्यूरिसडिक्शन को एक्सरसाइज करने से मना भी कर सकता है। वो क्यों कर सकता है? क्योंकि आर्टिकल 226 ये पावर देता है हाई कोर्ट को कि वो रिट्स इशू कर सकता है, और आर्टिकल 226 जो है वो हमारा एक फंडामेंटल राइट नहीं है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस थे सुप्रीम कोर्ट के एंड हाई कोर्ट के रिट ज्यूरिसडिक्शन में। तो होप आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ तक आपको रिट्स क्या होती हैं, हमने रिट्स का कॉन्सेप्ट कहाँ से बोरो किया है, एंड कौन कौन से कोर्ट्स जो है वो रिट्स इशू कर सकते हैं, एंड सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के रिट ज्यूरिसडिक्शन में क्या डिफरेंस है, ये चीज आपको क्लियर होगी। अब देखते हैं कि कितनी तरह की रिट्स होती हैं एंड कौन कौन सी रिट्स हैं। तो देखिए, 5 तरह की ऐसी रिट्स हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या एनी अदर कोर्ट इशू कर सकते हैं। तो वो कौन कौन सी हैं? देखिए, पहली आ जाती है आपके पास हीबियस कॉर्पस, देन नेक्स्ट इज मैंडेमस, देन थर्ड वन इज सर्चुररी, देन फोर्थ इज क्यू वारंटो, एंड फिफ्थ
एंड द लास्ट इज प्रोहिबिशन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इनको एक एक करके डिटेल में देखने वाले हैं। चलिए, तो पहला आ जाता है आपके पास हीबियस कॉर्पस। अब हीबियस कॉर्पस क्या है? देखिए, अब हीबियस कॉर्पस बेसिकली एक लैटिन टर्म है जिसका कि लिटरल मीनिंग क्या होता है? टू हैव द बॉडी ऑफ। अब हीबियस कॉर्पस बेसिकली आपको प्रोटेक्ट करती है इलीगल डिटेंशन से। वो कैसे? तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए इस पर्सन को इलीगली डिटेन कर दिया गया है एंड इसको 24 घंटे के अंदर कोर्ट के सामने पेश नहीं किया गया। अब ये पर्सन रिट पिटीशन फाइल कर सकता है कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कि मुझे फालतू में ही डिटेन या अरेस्ट कर लिया गया है, कुछ ऐसा। बट क्योंकि इस पर्सन को अरेस्ट कर लिया गया है तो ये इस पोजीशन में नहीं रहता है कि वो खुद से वहां पे जा सके। तो इसके कुछ सखे संबंधी मीन्स ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर और कुछ रिलेटिव्स में से कोई भी डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है एंड इसकी लीगैलिटी ऑफ अरेस्ट पे क्वेश्चन उठा सकता है। अब कोर्ट इस केस में क्या करता है कि एक रिट मीन्स रिटन ऑर्डर और डॉक्यूमेंट जो है वो सेंड करता है किसको? उस अथॉरिटी को, जिसका नाम क्या होता है? हीबियस कॉर्पस। एंड यहाँ पे इस अथॉरिटी को इस पर्सन को पेश करना पड़ता है कोर्ट में, जिसके बाद फर्दर इसकी लीगैलिटी ऑफ अरेस्ट जो है वो चेक की जाएगी, एग्जामिन की जाएगी एंड उसके बेसिस पे डिसीजन जो है वो देगा अपना कोर्ट। तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी। चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। इट इज एन ऑर्डर इशू बाय कोर्ट टू अ पर्सन हु हैज डिटेन्ड another person to produce the body of the latter before it. The court then examines the cause and legality of detention. तो ये चीज आपको बताई दी है मैंने यहाँ पे। अब इस केस में क्या होता है कि हीबियस कॉर्पस ना केवल पब्लिक अथॉरिटीज के खिलाफ बल्कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स के खिलाफ भी इशू की जा सकती है। वो कैसे? मान लीजिए आपको कोई एनिमी है, उसने क्या किया है, आपको एक रूम में किडनैप करके रख लिया है एंड उस केस में भी अगर कोर्ट के पास ये इन्फॉर्मेशन आती है तो वो क्या कर सकता है? हीबियस कॉर्पस इशू कर सकता है। तो ये चीज भी आपको समझ आ गई होगी। अब बेसिकली इस केस में हो क्या रहा है कि ये प्रोटेक्ट कर रहा है आपके राइट टू पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21 को, कि अगर आपको एक रूम में बंद करके रख दिया जाए तो आपको जीने का अधिकार आपसे छीन लिया जा रहा है बेसिकली। तो इस वजह से इस पर्टिकुलर रिट को ग्रेट रिट और गारंटर ऑफ पर्सनल फ्रीडम भी बोला जाता है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इनको आपको साथ साथ नोट डाउन करके चलना है। द नेक्स्ट इज, अब ये रिट जो है वो कहाँ पे इशू नहीं की जा सकती? तो देखिए, अगर तो आपकी डिटेंशन जो है वो लीगल है या लॉफुल है तब ये हीबियस कॉर्पस इशू नहीं की जाती है। देन अगर जो प्रोसीडिंग्स है वो हुई है फॉर कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तब भी हीबियस कॉर्पस इशू नहीं की जाती है। देन अगर डिटेंशन जो है वो की गई है बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट मींस अगर किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने डिटेंशन की है, अगर उसका फैसला है तो उसके बराबर का कोई और कोर्ट जो है वो ये हीबियस कॉर्पस रिट इशू नहीं कर पाएगा। देन अगर डिटेंशन जो है वो आउटसाइड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ दैट कोर्ट हुई है, मींस अगर हिमाचल हाई कोर्ट ने किसी पर्सन को डिटेन किया है हिमाचल की किसी जेल के अंदर, तो केरला का हाई कोर्ट जो है वो उसके बेसिस पे रिट्स इशू नहीं कर सकता। तो ये चीजें आपको क्लियर होगी होंगी। चलिए नेक्स्ट आ जाता है आपके पास मैंडेमस। मैंडेमस का लिटरल मीनिंग होता है वी कमांड। अब बेसिकली मैंडेमस जो है वो इशू की जाती है कोर्ट के द्वारा अगेंस्ट अ पब्लिक ऑफिशियल, पब्लिक कॉर्पोरेशन, ट्रिब्यूनल्स, इंफीरियर कोर्ट्स और गवर्नमेंट। मींस अमेंडमस जो है वो एक रिटन डॉक्यूमेंट है, कोर्ट का ऑर्डर है जो कि इशू किया जाता है पब्लिक ऑफिशियल्स के अगेंस्ट, पब्लिक कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट, ट्रिब्यूनल्स के अगेंस्ट, इंफीरियर कोर्ट्स के अगेंस्ट और गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट। तो बेसिकली इशू करते क्यों है इसको? तो ये इशू किया जाता है टू डायरेक्ट द पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म द लीगल ड्यूटीज विच इट हैज नॉट और रिफ्यूज टू परफॉर्म। तो अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय या गवर्नमेंट ऑफिशियल या पब्लिक ऑफिशियल आपकी काम करने से मना कर रहा है या फालतू में आपको लटका रहा है जिसकी वजह से आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं एंड वहां पे रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं एंड उस केस में उस पर्सन के लिए जो रिटन डॉक्यूमेंट या कोर्ट का ऑर्डर इशू होगा उसे क्या बोला जाता है? मैंडेमस। एंड इस केस में होगा क्या कि ये कोर्ट का एक निर्देश होता है जिसमें ये इस पब्लिक ऑफिशियल को मैंडेट करते हैं, कमांड करते हैं कि वो अपनी ड्यूटीज, अपनी लीगल ड्यूटीज को अच्छे से परफॉर्म करें। तो ये चीज आपको क्लियर है। अब ये कहाँ कहाँ पे इशू नहीं की जा सकती? तो देखिए, प्राइवेट इंडिविजुअल
और बॉडी के लिए ये रिट इशू नहीं की जा सकती। अगर आप किसी प्राइवेट ऑफिस में जा रहे हैं तो वहां पे अगर आपका काम नहीं हो रहा है और आपका कोई राइट वायलेट भी हो रहा है तो आप फाइल नहीं कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। देन इन केस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी एक पब्लिक ऑफिशियल है, बट ये एक एक्सेप्शन है कि उनके केस में जो है वो मैंडेमस इशू नहीं की जा सकती। देन गवर्नर्स ऑफ स्टेट, अब स्टेट के जितने भी गवर्नर्स हैं उनके लिए भी जो है वो मैंडेमस इशू नहीं की जा सकती। देन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स, जितने भी हाई कोर्ट्स हैं उनके चीफ जस्टिस के लिए भी मैंडेमस इशू नहीं की जा सकती। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाता है आपके पास प्रोहिबिशन। अब प्रोहिबिशन आपको नाम से ही क्लियर होगा कि प्रोहिबिट करना मीन्स किसी चीज को रोकना। तो प्रोहिबिशन का लिटरल मीनिंग यहाँ पे आ जाता है टू फॉरबिड और टू प्रिवेंट। तो बेसिकली ये जो रिट है ये इशू की जाती है हायर कोर्ट्स के द्वारा टू लोअर कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स टू प्रोहिबिट देम फ्रॉम इनिशिएटिंग और कंटिन्यूइंग प्रोसेसिंग इन एनी पर्टिकुलर केस। मींस ये जो रिट है ये इशू की जाती है हायर कोर्ट्स के द्वारा अपने से छोटे कोर्ट्स को या ट्रिब्यूनल्स को, ताकि वो कोई ऐसे केस को इनिशिएट ना कर पाए या उस पर प्रोसीडिंग को कंटिन्यू ना कर पाए जो कि उनके एरिया ऑफ ज्यूरिसडिक्शन या ज्यूरिसडिक्शन पावर्स से बाहर है। अब इट बेसिकली प्रिवेंट्स फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स ज्यूरिसडिक्शन, किसी भी पर्टिकुलर कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन को एक्सीड करने से ये बेसिकली रोकती है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ये एक पर्सन है जिसने क्या किया है, एक मर्डर, एंड इसकी प्रोसीडिंग्स जो हो रही है वो हो रही है कहाँ पे, लोअर कोर्ट में। मान लीजिए ये 14 साल का है और ये एक जुवेनाइल है, मींस इसका जो केस चलना चाहिए वो चलना चाहिए जुवेनाइल कोर्ट्स में। नॉर्मली ऐसे ही होता है, बट यहाँ पे क्या है कि लोअर कोर्ट इसका केस हैंडल कर रहा है एंड कहीं पे इसको पता चल जाता है कि नहीं, आपका जो केस है वो जुवेनाइल कोर्ट्स में चलता है, तो ये चीज गलत हो रही है एंड इसमें क्या है, आपका आर्टिकल 14 भी वायलेट हो रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं एंड रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये चला गया हायर कोर्ट में। अब हायर कोर्ट में जाके इसने रिट पिटीशन फाइल कर दी कि मेरा जो केस है वो जुवेनाइल कोर्ट में चलना चाहिए। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे जो जज बैठे हैं इन्होंने ये चीज एग्जामिन की एंड ये पाया कि ये पर्सन सच में 14 साल का है एंड इसका केस जो है वो लोअर कोर्ट्स में नहीं बल्कि जुवेनाइल कोर्ट्स में चलना चाहिए। तो इसकी प्रोसीडिंग्स को रोकने के लिए ये हायर कोर्ट एक रिटन डॉक्यूमेंट यहाँ पे इशू करता है जिसको बोला जाता है क्या, प्रोहिबिशन, जो बेसिकली इसकी चल रही प्रोसीडिंग को रोकेगा एंड बाद में फर्दर इसका जो है वो एज पर लॉ केस चलेगा कहाँ पे, जुवेनाइल कोर्ट में। तो ये चीज आपको समझ आ गई। तो बेसिकली ये जो रिट है ये इशू होती है ओनली अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। देन अब ये कहाँ पे इशू नहीं कर सकते, तो देखिए बेसिकली जो प्रोहिबिशन है वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के अगेंस्ट इशू नहीं कर सकते, देन लेजिस्लेटिव बॉडीज के अगेंस्ट इशू नहीं कर सकते एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट इशू नहीं कर सकते। तो ये चीज भी आपको समझ आ गई होगी। देन नेक्स्ट रिट आ जाती है आपके पास सर्चुररी। अब सर्चुररी का लिटरल मीनिंग क्या है, टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। अब इसको भी सेम ही एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए इस पर्सन ने मर्डर किया है एंड ये क्या है, 14 साल का है, इसका आर्टिकल 14 वायलेट हुआ जिसकी वजह से ये चला गया हायर कोर्ट में एंड वहां पे जाके इसने अपील की एंड हाई कोर्ट ने भी सच में माना था कि ये 14 साल का ही है एंड उसके बाद उन्होंने क्या इशू किया था, प्रोहिबिशन। ये चीज पढ़ी थी हमने प्रोहिबिशन में। अब इस केस में क्या है, मान लीजिए इसको पता ही नहीं था कि जुवेनाइल कोर्ट्स में इसका फैसला होना है एंड लोअर कोर्ट्स ने भी बाय मिस्टेक अपना डिसीजन दे दिया एंड उसमें इन्होंने 14 इयर्स की इसको इम्प्रिजनमेंट कर दी। अब कहीं पे जेल के अंदर इसको पता चलता है कि नहीं, आपके साथ जो है वो गलत हुआ है, आपका केस जो है वो जुवेनाइल कोर्ट्स में चलना था एंड वहां पे हो सकता है कि आपको सजा भी थोड़ी कम मिलती, कुछ ऐसा। तो दोबारा से ये अपील करता है हायर कोर्ट में एंड इस केस में जब प्रोसीडिंग्स हो चुकी हैं तो इस केस में इसके डिसीजंस को या इसके ऑर्डर्स को स्क्वैश करने के लिए हायर कोर्ट जो एक रिटन डॉक्यूमेंट इशू करेगा उसे बोला जाता है क्या, सर्चुररी। तो ये सर्चुररी जो है वो इशू की जाएगी इस लोअर कोर्ट को एंड यहाँ पे जो इसका डिसीजन होगा कि 14 साल की इसको जेल हुई है उसको यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया जाएगा एंड फर्दर इस पर्सन का जो है वो केस चलेगा कहाँ पे, जुवेनाइल कोर्ट्स में। ये चीज आपको समझ आ गई। चलिए इसमें देखते हैं अब लिखा क्या है। इशूड बाय हायर कोर्ट्स टू लोअर कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स टू ट्रांसफर केस और टू स्क्वैश द ऑर्डर। तो वो चीज हमने यहाँ पे देख ही ली है। अब बेसिकली ये तो हमने एक केस देखा जहाँ पे प्रोहिबिशन का अपग्रेडेड वर्जन था, बट ये बेसिकली लोअर कोर्ट्स या ट्रिब्यूनल्स को रोकता है
कि वो अपनी ज्यूरिसडिक्शन को एक्सीड करे या लैक इट्स ज्यूरिसडिक्शन और अनकॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शन करने से रोकता है बेसिकली। अब इस केस में भी वही था कि लोअर कोर्ट जो है वो उसने अपना डिसीजन दे दिया था, पर वो क्या था, एक जुवेनाइल, एंड जुवेनाइल के केस में उसका हैंडल कर रहा है कौन, जुवेनाइल कोर्ट्स। बट यहाँ पे इसने अपनी एरिया ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, अपनी ज्यूरिसडिक्शन पावर्स को एक्सीड कर दिया। तो इसको रोकने के लिए हायर कोर्ट ने जो डॉक्यूमेंट इशू किया उसका नाम क्या था, सर्चुररी। ये चीज आपको समझ आ गई। नेक्स्ट इज 1991 से पहले सर्चुररी जो है वो सिर्फ लोअर कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट ही इशू की जाती थी। बट 1991 में सुप्रीम कोर्ट का ये निर्देश आया कि सर्चुररी जो है वो इशू की जाएगी उन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के अगेंस्ट जो कि अफेक्ट कर रही हैं किसी इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स को। तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। अब सर्चुररी कहाँ पे इशू नहीं होती है, तो प्रोहिबिशन में हमने देखा था कि वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज भी यहाँ पे इंक्लूडेड थी। बट इस केस में क्या है, लेजिस्लेटिव बॉडीज एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स के केस में सर्चुररी इशू नहीं की जाती है। तो ये चीज आपको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है आपके पास क्यू वारंटो। अब क्यू वारंटो का लिटरल मीनिंग यहाँ पे आता है बाय व्हाट अथॉरिटी और व्हाट इज योर अथॉरिटी। अब पिछले रिट्स में हमने देखा था कि जो अफेक्टेड पर्सन है, जो एग्रीव्ड पर्सन है, वो या उसके सखे संबंधी मीन्स फादर मदर रिलेटिव्स ब्रदर सिस्टर, कोई ऐसे लोग ही रिट पेटिशन कर सकते हैं कोर्ट के अंदर। बट इस केस में क्या है कि इस रिट के लिए कोई भी इंसान जो है वो अपील कर सकता है। अब इसमें होता क्या है, बेसिकली ये रिट इशू की जाती है टू इंक्वायर इनटू द लीगैलिटी ऑफ क्लेम ऑफ ए पर्सन टू ए पब्लिक ऑफिस। अब किसी इंसान को ऐसा इंफॉर्मेशन मिलती है कहीं से कि जो पर्सन वहां पे बैठा है उसमें कोई भी उसकी जो है वो क्वालिफिकेशन जो है वो फुलफिल नहीं हो रही है उस पोस्ट के अकॉर्डिंग, या उस पोस्ट के लिए उसने कोई कंपटीशन फाइट ही नहीं किया है, वो फालतू में वहां पे बैठ गया है। अगर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन किसी इंसान को पता लगती है तो वो डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। एंड इस केस में सुप्रीम कोर्ट इस चीज को चेक करने के लिए जो डॉक्यूमेंट इशू करती है उसे बोला जाता है क्यू वारंटो। तो क्यू वारंटो जो है वो रिलेटेड अथॉरिटीज को इशू किया जाता है कि कौन सी ऐसी अथॉरिटी है जिसकी वजह से ये पर्सन जो है वो इस हैसियत पे काम कर रहा है। तो ये क्वेश्चन करता है सुप्रीम कोर्ट, एंड इसका जो आंसर है वो अथॉरिटीज को देना ही पड़ता है। ये चीज आपको क्लियर है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ये पब्लिक ऑफिशियल है, कोई ऐसी नोटिफिकेशन नहीं निकली है, कोई ऐसी पोस्ट के लिए फॉर्म्स फिल नहीं किए गए, कुछ भी नहीं हुआ, एंड इस पोस्ट पे ये इंसान जो है वो बैठ गया है। अब यहाँ पे इस इंसान को पता चल रहा है कि नहीं, यहाँ पे कॉम्पिटिशन वगैरह कुछ हुआ नहीं, एंड मेरा राइट टू इक्वालिटी इन केस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट वो वायलेट हो रहा है। एंड इस केस में मुझे जाना है कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में जाके ये रिट पिटीशन फाइल कर रहा है, एंड उस केस में सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिटन डॉक्यूमेंट जो है वो एक भेज रहा है किसको, रिलेटिव अथॉरिटीज को। एंड ये जो रिटन डॉक्यूमेंट है ये क्या है, क्यू वारंटो। एंड क्यू वारंटो जो क्वेश्चन करता है वो है बाय व्हाट अथॉरिटी, मीन्स आपकी कौन सी अथॉरिटी है जिसकी वजह से ये जो पर्सन है वो इस हैसियत पे बैठा है या इस पोजीशन को होल्ड कर रहा है। एंड इसका जवाब जो है वो इन अथॉरिटीज को देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, बेसिकली कोर्ट का रिटन ऑर्डर। ये चीजें आपको समझ आ गई। चलिए अब ये कहाँ पे इशू नहीं की जा सकती, तो बेसिकली पब्लिक ऑफिस में आपका मिनिस्ट्रियल ऑफिस भी आ जाता है। बट ये क्या है, यहाँ पे एक एक्सेप्शन, उनके केस में क्यू वारंटो जो है वो इशू नहीं की जा सकती। देन नेक्स्ट इज प्राइवेट ऑफिस। तो प्राइवेट ऑफिस के केस में भी आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई मूवी डायरेक्टर है एंड उसको एक हीरो की जरूरत है, एंड उसने साइन कर लिया किसको, सलमान खान को। तो आप उसके केस में सुप्रीम कोर्ट में ये अपील नहीं कर सकते कि इसके लिए तो कोई कंपटीशन हुआ नहीं, इसके लिए कोई फॉर्म्स नहीं फिल हुए जिसकी वजह से हम वहां पे हीरो का रोल प्ले कर सकते। तो ऐसा नहीं हो सकता, वो उसका जो मन करेगा वो उसको साइन कर सकता है। तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी। आज के लिए बस इतना ही। एंड गाइज अगर आपको लेक्चर में कोई डाउट आ रहा है या आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में उसको जरूर पूछिए, हम लोग डेफिनेटली उस चीज को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एंड अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।